दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर अलंकार रामटेके। सर, आप एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हो। सर, हमारे चैनल्स में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, नमस्कार सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आजकल की जो भागदौड़ वाली जो जीवन शैली जो चल रही है उसमें देखा गया, और खासतौर पर विंटर सीजन में ऑस्टियोआर्थराइटिस के प्रॉब्लम्स काफी बढ़ते जा रहे हैं। तो आप ये बताइए कि किस तरह के पेशेंट इनिशियल स्टेज में आपके पास आ रहे हैं, उस बारे में आप बताइए। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस ये जो समस्या है ये आमतौर पे बुजुर्ग लोगों में पाई जाने वाली समस्या है। 60 से 65 साल की उम्र में 100 में से 50 लोगों के घुटनों में कोई ना कोई दर्द होता है और डॉक्टर के आसपास पहुंचते हैं। और एक सर्वेक्षण किया गया, उसमें उन्होंने देखा कि अगर 60 से 65 साल के लोगों का एक्सरे किया गया तो उसमें 70% लोगों में घुटना घिसने के यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के चिन्ह पाए गए। तो ये बहुत ही सामान्य रूप से बुजुर्ग लोगों में पाई जाने वाली समस्या है। लेकिन इसके अलावा हम जो देख रहे हैं आजकल, उसमें हम देख रहे हैं कि कम उम्र की महिलाएं और कम उम्र के पुरुष भी हमारे पास आ रहे हैं घुटनों का दर्द लेके। अब इसमें एक चीज हम देख रहे हैं कि लोगों में व्यायाम का अभाव है, लोग व्यायाम नहीं करते क्योंकि जीवन उनका बहुत बिजी हो गया है। तो ऐसे में उनका वजन बहुत बढ़ जाता है और ये अधिक वजन होने की वजह से उनके घुटनों के ऊपर अधिक लोड आता है। और हम कम उम्र में भी, युवाओं में भी, खासकर महिलाओं में और कुछ कम तादाद में मगर पुरुषों में भी हम देख रहे हैं कि जोड़ों की समस्या यानी घुटनों का घिसाव यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस हम देख रहे हैं। सर, आमतौर पर यह भी देखा गया कि जब कोरोना पीक पे था उस समय लाइफ सेविंग ड्रग्स के रूप में स्टेरॉइड्स की मात्रा दी जाती थी। तो जो यंगस्टर्स में अपन देखते हैं, खासतौर पर एविस्कुलर नेक्रोसिस जो है उसकी इफेक्ट्स काफी आ रहे हैं। जो अल्कोहल भी कंज्यूम करते हैं उनमें भी एविस्कुलर नेक्रोसिस के आ रहे हैं। तो आप ये बताइए किस तरह के सिम्टम्स पाए जा रहे हैं, उस बारे में आप बताइए। थैंक यू सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा और खासकर आज के समय में बहुत ही जरूरी है हम सबके लिए इसके बारे में जानना। तो वैसे ही मध्य भारत में ए वैस्कुलर नेक्रोसिस बहुत ज्यादा तादाद में पाया जाता है। अभी ए वैस्कुलर नेक्रोसिस इस शब्द को हम हिस्सों में बांटेंगे और बताएंगे कि ए वैस्कुलर नेक्रोसिस मतलब क्या होता है। ए वैस्कुलर यानी रक्त का प्रवाह न होना और नेक्रोसिस होना मतलब कोशिकाएं निर्जीव होना। तो हमारे यहाँ ये हमारे पास एक सैंपल है। तो हमारा जो कूल्हे का जो गोला होता है ना, हमारे कूल्हे में ऐसे एक, इसको बोलते हैं पेल्विस, ठीक है। और ये होता है जांघ की हड्डी, उसका सिरा गोल होता है, इसको कहते हैं हिप जॉइंट। तो ये जो हिप जॉइंट है ना, इसका नैसर्गिक रूप से ही खून का प्रवाह कम होता है, लेकिन कुछ कारणों से उसका खून का प्रवाह बहुत कम होता है। वो कारण क्या है? शराब पीना, जैसे आपने बोला, महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा स्टीरॉइड नामक दवाइयां, और तीसरा अल्कोहल। तो हमारे मध्य भारत में ना शराब पीना यानी अल्कोहल, और तीसरा होता है सिकल सेल डिसीज। तो हमारे मध्य भारत में सिकल सेल भारत में सबसे ज्यादा तादाद में इसके पेशेंट्स देखे जाते हैं। तो वैसे हमारे मध्य भारत में ये सिकल सेल बहुत ज्यादा होने की वजह से हम एवास्कुलर नेक्रोसिस वैसे ही बहुत ज्यादा देख रहे थे एज कम्पेयर टू हमारे देश के बाकी डॉक्टर्स। अब इसमें कोरोना का प्रभाव होने की वजह से हम ये देख रहे हैं कि जो ए वैस्कुलर नेक्रोसिस यानी खून का दौरा कम होने की वजह से ये जो फीमोरल हेड की कोशिकाएं ये निर्जीव हो जाती है, वो प्रमाण हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं। तो हम बहुत पेशेंट्स देख रहे हैं कम उम्र के पेशेंट्स जिनको कोरोना हुआ था। इसमें से आपको मैं आश्चर्यकारक एक चीज बताता हूं कि इसमें से कई पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको कोरोना हुआ था मगर उनको हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया गया, यानी इनको स्टीरॉइड्स दवाइयां नहीं दी गई, फिर भी उनके कूल्हे में दर्द होता है। तो सिर्फ स्टीरॉइड्स की वजह से ही गोला खराब होता है ऐसा नहीं है, सिर्फ कोरोना हुआ था इतना भी कारण पर्याप्त है। और खासकर अगर उनको सिकल सेल डिसीज हो या उनको शराब पीने की आदत हो तो इसमें उनको बहुत ज्यादा रिस्क होती है। अब आपका सवाल यह है कि ये पेशेंट्स आते हैं तो कैसे लक्षण होते हैं? तो कम उम्र में पेशेंट्स हमारे पास, कम उम्र के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरे कूल्हों में दर्द होता है या जांघ में दर्द होता है, कभी कभी वो घुटनों में दर्द होता है, ऐसा सिम्टम्स लेके भी हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। तो यदि आपके कूल्हों में या जांघों में दर्द है या घुटनों में भी दर्द है और आपको कोरोना हुआ है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लीजिए, डॉक्टर से परामर्श करिए, क्योंकि इनमें बहुत सारे पेशेंट्स के हम एक्सरेस कराते हैं तो डैमेज दिखता है और कई बार हम उनके उसको बोलते हैं अंग्रेजी में हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, यानी हमारी शक की सुई हम बहुत बढ़ा लेते हैं। तो हमको लगता है कि अगर कम बीमारी के अवस्था में इसको हम पकड़ लें तो आगे जाके जो गंभीर परिणाम है उससे हम रोक सकते हैं। इसलिए हम इनको बहुत ज्यादा इन पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप एमआरआई कर लीजिए। तो बहुत ज्यादा हमने पाया है कि एमआरआई पॉजिटिव आता है अर्ली स्टेजेस में। ये बहुत सारे पेशेंट्स को कोरोना होने के बाद ए वैस्कुलर नेक्रोसिस देखा जा रहा है। अब इसके परिणाम थोड़े भयंकर है।
कम उम्र में अगर कोरोना की वजह से एवास्कुलर नेक्रोसिस हुआ या किसी भी कारण से एवास्कुलर नेक्रोसिस हुआ और इन पेशेंट्स को सही समय पे सही सलाह नहीं दी गई या सही उपचार नहीं किया गया, तो ये जो गोला है ना, ये चपटा हो जाता है। और जब ये चपटा गोला इस गोल कप में घूमता है ना, तो अंदर से उसको कुरेदता है और जल्दी ही इनका गोला खराब होता है और फिर कम उम्र में उनको हिप रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन करना पड़ता है। इसमें 3 चीजें हैं जो हम टाल सकते हैं। एक, कम उम्र में हम ऑपरेशन टाल पाए तो ये अच्छा है। दूसरा, कम उम्र में ऑपरेशन होने से इनको जिंदगी में दूसरी बार ऑपरेशन लगेगा, इसका भी एक डर होता है, इसलिए हमको ऑपरेशन टालना है। और तीसरी चीज होती है कि ऑपरेशन का थोड़ा खर्चा होता है, तो अगर हम ये इनको कम उम्र में या कम अवस्था में बीमारी पकड़ पाए तो हम ये तीनों चीजें टाल सकते हैं। अब इसके अलावा मैं आपको और एक जानकारी दे दूं कि हमारे पास ऐसे ऐसे उपकरण हैं जिसको हम इम्प्लांट्स कहते हैं। साइंस में बहुत तरक्की हुई है, जिसमें हमारे पास अच्छे अच्छे बेयरिंग, अच्छे अच्छे इम्प्लांट्स हैं, जिसमें हम कम उम्र के पेशेंट्स का भी काफी यशस्वी तरीके से या सक्सेसफुली और बहुत प्रेडिक्टेबली ऑपरेशन कर सकते हैं। और बहुत सारे पेशेंट्स तो बहुत प्रदीर्घ काल तक, 30 साल तक भी हमने देखा है कि चलते हैं। ठीक सर, ऐसे पेशेंट जिन्हें ऐसा लगता है उसको नेक्रोसिस है, तो ऐसे जो पेशेंट जो ओबीसी है, जिनको डायबिटीज है, तो हेड ऑफ द फीमर के जो प्रॉब्लम्स है, तो आप बताइए जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज में जब आते हैं ये, तो क्या इनको प्रिजर्वेशन सर्जरी न करके उसे रोक सकते हैं, हिप ऑफ सेविंग सर्जरी जिसे कहते हैं, वो नौबत ना आए, फर्स्ट और सेकंड स्टेज में रिकवर हो सकते क्या? सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि आप जब मेरे पास आए इंटरव्यू लेने की तो आपने काफी पढ़ाई की है, तो इससे मुझे बहुत खुशी है। मैं चाहता हूं कि हमारी तरह लोगों को जानकारी मिले और आपने जो ये प्रयत्न कर रहे हैं कि लोगों को जानकारी पहुंचे, इसको हम बहुत अभिनंदन करते हैं आपका इसके लिए। तो सबसे जरूरी है, जैसे आपने बोला कि स्टेजेस के बारे में, स्टेज 1 तो हमको पता ही नहीं होता, स्टेज 2 में हम इसको पकड़ते हैं। स्टेज 2 में भी 2 चीजें होती है, एक स्टेज A1 होता है, 2A होता है और स्टेज 2B होता है। स्टेज 2B में क्रीसेंट साइन दिखता है, तो अगर स्टेज 2 से पहले हम ये बीमारी को पकड़ लेना तो हम इस जोड़ को बचा सकते हैं। अब जोड़ बचाने के 2 तरीके होते हैं, एक दवाइयों से आराम करके और कूल्हों के ऊपर या शरीर के पैरों के ऊपर वजन न देके बिना ऑपरेशन के द्वारा उपचार कर सकते हैं, और दूसरा ऑपरेशन द्वारा जोड़ को बचाने का उपचार हम कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट स्टेज 3 में आता है, जिसमें कि गोला चपटा होता है, तो फिर उसके बाद हम उसको रोकने में असमर्थ रहते हैं। बहुत ज्यादा देखा जाता है कि ये पेशेंट्स को जनरली ऑपरेशन ही लगता है, यानी हिप रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन करना पड़ता है। तो जैसा आपने मुझसे पूछा कि अर्ली स्टेज में, यानी स्टेज 2A तक या स्टेज 2B में भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, तो उनका जोड़ बचाने का प्रयत्न कर सकते हैं। जोड़ बचाने का प्रयत्न 2 प्रकार से हो सकता है, जैसे कि आपने पूछा दवाइयों से उपचार, या अगर वो एडवांस स्टेज में हमारे पास आते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे ऑपरेशन भी हैं जिनसे हम जोड़ बचाने का प्रयत्न कर सकते हैं। शहर, विदर्भ और इंटरस्टेट के दर्शक डॉक्टर अलंकार सर आपको नहीं देख रहे हैं, तो उसे देखकर हमारे दर्शक आपको संपर्क भी कर सकते हैं। आपका इवन फोन नंबर और एड्रेसेस भी हमारे स्क्रीन पर रोल आउट हो रहा है। तो डॉक्टर अलंकार सर, चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि हिप एंड नी जॉइंट रिप्लेसमेंट जिसे अपन कहते हैं सर्जरी, तो सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए कितना आवर्स लगता है और उसके बाद क्या पेशेंट चल फिर सकता है, या पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या होता है, उस बारे में आप इंफॉर्मेशन दीजिए। अच्छा सवाल आपने पूछा। तो जिनको ऑपरेशन की जरूरत है, तो कुछ लोग अगर हम शुरुआती अवस्था में वो हमारे पास आए तो उनका आप ऑपरेशन टाल सकते हैं। लेकिन किसी कारणवश यदि आपका ऑपरेशन टाला नहीं जा सकता तो आप बिल्कुल नहीं डरिए। हिप और नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशन दुनिया के सबसे यशस्वी ऑपरेशंस में से एक हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद में होने वाले सबसे प्रसिद्ध ऑपरेशंस हैं। ठीक है, तो अगर आपको हिप या नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं डरिए। जैसा आपने पूछा कि इस ऑपरेशन में कितना अवधि लगता है, तो आमतौर पर अब कुछ अनुभव होने की वजह से मेरे से जो अनुभवी डॉक्टर्स हैं उनको कितना भी डिफिकल्ट ऑपरेशन हो तो आमतौर पर 1 घंटे का समय लगता है, लेकिन पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में 3 घंटे का समय लगता है। जैसे ऑपरेशन से पहले 1 घंटा समय एनेस्थीसिया को लगता है, पेशेंट की मॉनिटरिंग को लगता है। उसके बाद ऑपरेशन होने के बाद हमको 1 घंटा पेशेंट को मॉनिटरिंग करते हैं, ताकि सब वाइटल्स या बीपी, पल्स ये सब नॉर्मल है, ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है, ये सब देख के फिर हम उसके बाद उसको रिकवरी में शिफ्ट करते हैं। हमारे हॉस्पिटल में जिस तरह हम ये ऑपरेशन करते हैं उसे हम कहते हैं एनहांस्ड रिकवरी प्रोटोकॉल, यानी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रक्रिया। तो इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करने की वजह से हमारे पेशेंट्स ऑपरेशन के कुछ घंटों में चल सकते हैं। जैसे हमने बताया कि 3 घंटे हम ओटी में ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद 1-2 घंटे के बाद जैसे उनके पांव की उंगलियां हिलने लगती हैं तो उनको हम वार्ड में शिफ्ट करते हैं, उनको बिठाते हैं, वो बैठ के कुछ खाना पीना खा सकते हैं, उनको हम बहुत देर तक भूखा नहीं रखते, आप भी सकते हैं। फिर एक बार उनके पांव का कंट्रोल आ गया तो हम उनको 2-3 घंटे के बाद चला सकते हैं। हमारे ऑपरेशन के बाद
100 में से 90% लोग ऑपरेशन के 3-4 घंटों में चल सकते हैं, दूसरे दिन कमोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, तीसरे दिन बिना किसी की सहायता के सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, चौथे दिन घर जाते हैं। मैकेनिकल अलाइनमेंट तकनीक जो दुनिया में 90% ऑपरेशन इसी तरीके से होते हैं, उससे हमें ऑपरेशन करते हैं और हमको बहुत ज्यादा सक्सेस मिला है। लेकिन कुछ नए तरीके आ गए जैसे रोबोटिक। तो रोबोटिक नेविगेशन का ही एक एडवांस प्रकार है। दुनिया भर में कुछ समय तक लोगों ने नेविगेशन के द्वारा उपचार करने की कोशिश की, फिर उसके 10 साल के बाद देखा गया कि चाहे आप नेविगेशन से ऑपरेशन करो चाहे ना करो, रिजल्ट्स तो उसी तरह होते हैं। इसीलिए हमको एक्स्ट्रा खर्चा और समय नेविगेशन में नहीं बिताना चाहिए। नेविगेशन का डेफिनेटली फायदा होता है ऑपरेशन के दौरान, लेकिन ऑपरेशन के बाद उससे रिजल्ट्स में कुछ खास फायदा नहीं होता, ऐसा देखा गया। तो अब दुनिया भर में नेविगेशन जो है पीछे चला गया। अब एक रोबोटिक नई तकनीक आई है, इसके बारे में हमारे पास कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। जब तक इसका दीर्घकालीन स्टडी या अभ्यास नहीं होता और दीर्घकालीन इससे फायदा होता है कि नहीं, ये जब तक हम जानते नहीं पब्लिकेशंस के द्वारा, तब तक इसके बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। लेकिन किसी भी तरह से ऑपरेशन करेंगे तो भी एक एक्सपर्ट डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन करिए, जिनको बहुत सारे ऑपरेशन का अनुभव है, और पूरा ऑपरेशन समझ के करिए, अच्छे अस्पताल में करिए और अच्छे इम्प्लांट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको हमेशा सक्सेस ही मिलेगा और आपका ऑपरेशन अच्छा होगा। सर, जो दर्शक देख रहे हैं, आपको लाइव सुन रहे हैं, उनको देख के दर्शक आपको संपर्क करेंगे। यदि वे विजिट करते हैं तो आप ये बताएं कि किस तरह की स्पेशलिटी, स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल है हॉस्पिटल में, उस बारे में आप बताइए। तो हम जो ऑपरेशन करते हैं हम वो एनहांस्ड रिकवरी प्रोटोकॉल से करते हैं। हम आपका बहुत अच्छा ऑपरेशन करने के लिए आपको मदद कर सकते हैं। सर, जैसे कि आपने चैनल पे परामर्श किया, हर चीज हमें बताई, जॉइंट रिप्लेसमेंट्स के बारे में पूरा गहरा नॉलेज आपने दिया हमारे दर्शकों को, तो उस बारे में सर आपका धन्यवाद हमारे चैनल के। थैंक यू।